Hello students, today we will study rotational spectrum, that is microwave spectroscopy, in the spectroscopy chapter of BSc Part 3 Physical Chemistry। तो बच्चों, हमने देखा पिछले लेक्चर में कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं और डिफरेंट मोशंस जो हैं ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, उनके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हैं। तो जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेवलप होती है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जो कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका रेंज अगर 100 माइक्रोमीटर से 1 सेंटीमीटर रेंज है, जो कि माइक्रोवेव रीजन बोलते हैं, उसकी रेडिएशन जब मॉलिक्यूल के ऊपर गिरती है तो मॉलिक्यूल के जो रोटेशनल जो मोशन है वो उसमें जो है चेंज आता है, जिसकी वजह से जो है डिफरेंट जो रोटेशनल लेवल्स हैं उनके बीच में ट्रांजिशन होता है और जिसकी वजह से हमको रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें एक रिजिड रोटेटर का और हम माने कि हमारे पास जो है एक रिजिड रोटेटर है जिसमें आपके ये दो एटम्स हैं जिसका मास m1 और m2 है। ये इसकी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये r1 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मास m1 तक, और मास m2 और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस जो है r2 है। और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये अगर r है, तो अगर हमने इस टाइप का डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया तो हम कहते हैं कि जो सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड रहेगा अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्योंकि सिस्टम जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में बैलेंस्ड है। तो जो मास है फर्स्ट एटम का m1 और r1 और सेकेंड एटम का जो मास है m2 r2 वो बैलेंस्ड रहेंगे। अब हमें बच्चों पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ m1 r1 स्क्वायर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज समीशन ऑफ m1 r1 स्क्वायर। तो अगर हमारे पास क्योंकि दो एटम्स हैं तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m1 r स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हम क्या देखते हैं, हमारा जो है i का मान जो इक्वेशन 3 में आया, हम उसको इक्वेशन फर्स्ट को उसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 r1 की जगह हम क्या लिख देते हैं, m2 r2 और एक आपका r1 प्लस m2 r2 की जगह क्या लिख दिया हमने, m1 r1 और एक आपका r2। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास r1 r2 कॉमन आ गया और m1 प्लस m2 आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमें पता है कि r जो है टोटल वो r1 प्लस r2 के बराबर है। ठीक है, तो हम वापस से इक्वेशन 1 को देखें। इफ़ वी सी इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो r2 का मान क्या हो जाएगा, r माइनस r1।
तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर रख देते हैं r माइनस R1। ठीक है, अब ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो गई। और इसी प्रकार से m2 r2 की अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, m1 और r1 की जगह क्या हो जाएगा, r माइनस R2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम 5a मान लेते हैं। अब जो है हम अगर इक्वेशन नंबर 5 को देखें, उसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास m1 r1 इज इक्वल टू m2 r माइनस m2 r1 आ गया। ठीक है, अब जो है m1 r1 ये जो है इधर आके प्लस m2 r1 इज इक्वल टू m2 r हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे r1 कॉमन है तो आपके पास क्या आ गया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2 r। और अब अगर हम किसकी वैल्यू लिखें, हमको अगर r1 की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाएगा, m2 r अपॉन m1 प्लस m2। और इसी प्रकार से हम r2 की वैल्यू लिख सकते हैं। r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 आ गए। तो इस प्रकार से हम कहाँ से हमने शुरू किया था कि हमारा जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड है अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। फिर हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अपना, वो समीशन ऑफ m1 r1 स्क्वायर होता है, यानी कि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो हमने इसको क्या रीअरेंज किया, फर्स्ट इक्वेशन को काम में लेके हमने m1 r1 की जगह m2 r2 लिख दिया और यहाँ पर हमने m2 r2 की जगह m1 r1 लिख दिया। ये जो हमारी इक्वेशन आई इसमें m1 r1 स्क्वायर, तो m1 r1 की जगह m2 r2 और r1 आ गया, और यहाँ पे m2 r2 की जगह हमने m1 r1 और r2 आ गया। r1 r2 कॉमन आ गया आपका, m1 प्लस m2, टोटल r1 प्लस r2 के बराबर है, तो r2 का मान r माइनस r1 हो गया। अब हमने इक्वेशन जो है फर्स्ट उसको मतलब लिया है और उसमें हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, r2 की वैल्यू पुट कर दी। तो अब और दूसरी जो है आपने ये तो m1 r1 और इसी प्रकार से m2 r2 के लिए m1 और r1 की जगह जो है r माइनस r2 लिख दिया। ठीक है, तो अब हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 थी उसको हमने सॉल्व किया, उसको हमने खोला तो हमारे पास क्या आ गया, r1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 का मान आ गया m1 r अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों आगे अगर हम इसको देखें तो I का जो मान है, अब I का मान जो है वो हमारा क्या था, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो इसमें जो हमारी वैल्यू आई r1 और r2 की वैल्यू हमने उनको हम पुट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m2 r अपॉन m1 प्लस m2 इसका स्क्वायर प्लस m2 और r2 की वैल्यू क्या है, m1 r अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। अब इसको आप खोलिए, तो इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 m2 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से m2 m1 स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने, केवल इसको खोला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए नीचे आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन है, और हमारे पास m1 m2 r स्क्वायर वो यहाँ पर कॉमन है, m1 m2 और r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या बच गया, m2 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, m1 बच गया। तो ये एक m1 m2 इससे कट जाएगा,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1m2r² अपॉन m1 प्लस m2, या जिसको हम लिख सकते हैं m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r²। और इसको हम बच्चों लिख सकते हैं म्यू r², जहाँ पे म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है। रिड्यूस मास मतलब हम दोनों के कंबाइंड मास को ही हम देखते हैं। ठीक है, अब ये आपका हमने इस प्रकार से जो ये क्या निकल गया I। तो शुरू में हमने I को लिया था m1r1² प्लस m2r2², और अब I का मान आ गया μr²। अब बच्चों हमको पता है कि क्वांटाइज्ड जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन का जो हम मोशन देखते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता, केवल वो कौन से ऑर्बिट में घूमता है, जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो nh/2π के बराबर अगर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय जो संवेग है उसकी अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो L = I ω होगा। ठीक है बच्चों, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और L जो है वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड होगा, यानी कि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, केवल उसकी कौन सी वैल्यू होगी, जो j+1 √h/2π इससे जो कैलकुलेट होंगी जब j = 0, 1, 2, 3 के बराबर है, वही इसकी जो है डिफरेंट लेवल्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बताया कि जब मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम L = I ω, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, और L का मान जो है वो, क्योंकि L क्वांटाइज्ड है कि इसलिए कुछ सर्टेन एनर्जी लेवल्स जो हैं वो होंगे J × j+1 √h/2π के अकॉर्डिंग, जहाँ J जो है वो 0, 1, 2, 3 है, और J जो है वो हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब बच्चों अगर हम ई रोटेशनल देखें कि एनर्जी क्या होगी, ई रोटेशनल का मान क्या होगा, तो वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ½ I ω²। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, I ω का स्क्वायर ले लेते हैं और नीचे हम I इस प्रकार से कर देते हैं, I ω² है। ठीक है, तो हमने I ω का स्क्वायर कर दिया और नीचे जो है I से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये L²/I आ गया है ना, और नीचे हमारे पास 2 है ही तो 2I आ गया। अब हम अगर L की जो हमारे पास j+1 √h/2π इसका मान है हमारा L के बराबर है ये, अपॉन 2I, और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा j × j+1 h/h² अपॉन 2π का स्क्वायर करेंगे तो 4π², और नीचे हमारे पास क्या है, 2I। ठीक है, तो बच्चों इसको हमने जब स्क्वायर किया तो क्या हो गया, j+1 और h², और नीचे आपका 2π का स्क्वायर करेंगे तो 4π² इंटू 2I, तो दिस विल बी j+1 h² अपॉन 8π²I। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास, ई रोटेशनल का मान जो है ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ई रोटेशनल, j+1 h² अपॉन 8π²I, और ये वैल्यू किस में आएगी,
जूल में ये वैल्यू जो है आएगी। अब बच्चों आगे हम चलते हैं। हमने ई रोटेशनल का मान जो है निकाल लिया है। अब हमको एनर्जी लेवल्स देखने हैं। डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो हैं वो क्या होंगे, तो उसके लिए अब हमने ई रोटेशनल अभी देखा, ठीक है। ई रोटेशनल का मान हमारा क्या आया, J इंटू या h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू J+1, ये हमारा ई रोटेशनल का मान आया। पर हम जो एनर्जी लेते हैं वो वेव नंबर में लेते हैं और हमको पता है E = h/ν, ठीक है। हमारा जो प्लैंक्स का नियम है E = h/ν, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो ये होता है hc/λ के। तो अगर हमको लैम्डा 1/λ में वैल्यू चाहिए, सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू चाहिए, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, ये जो ई रोटेशनल जो हमारा आया है उसके अपॉन hc, ठीक है बच्चों। और हम इसको EJ भी बोलते हैं, ई रोटेशनल जो है उसको EJ अपॉन hc हमारा ये मान आ जाएगा। तो अब हमारा जो है EJ, इसको हम EJ बार बोल देंगे, या इसको हम मतलब ये EJ बार है, आपका वेव नंबर है, ये सेंटीमीटर इनवर्स में जो हम निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जो हमने ई रोटेशनल का मान निकाला है उसमें h से डिवाइड कर देंगे और नीचे c से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h अपॉन एक h खत्म हो गया और नीचे 8 पाई स्क्वायर IC आ गया इंटू J+1, ठीक है बच्चों। ये वेव नंबर में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। इसको हम क्या बोल देते हैं, B इंटू J+1, यानी कि ये B जो है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट जो है वो क्या है, h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, ये जो है सेंटीमीटर इनवर्स में हमारा रोटेशनल कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो EJ बार है वो किसके बराबर आ गया, B इंटू J+1 के बराबर आ गया सेंटीमीटर इनवर्स में। अब अगर हम इसकी वैल्यू निकालें J = 0 के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम आगे ये J रख दें और फिर 0+1 और यहाँ पर B रख दें, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये हमारी वैल्यू जो है, ये जब हमारा J 0 है तो क्योंकि हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 आ जाएगी, है ना। अब J = 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू 1+1 B, तो ये कितनी हो गई, 2B हो गई। अगर हम J = 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू 2+1 B एंड दिस विल बी 3 2 6B। इसी तरह से अगर हम J = 3 हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है तो 3 + 1B और इसका मान हो जाएगा आपका 12B, 4 3 12B। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो हमारी रोटेशनल एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी किसके बराबर है, B J+1 के बराबर है, और ये B जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। तो ये एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, और J जो हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ई रोटेशनल का मान जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब बच्चों हम अगर सिलेक्शन रूल को देखें, सिलेक्शन रूल हमको क्या बताता है कि कौन से ट्रांजिशंस जो हैं वो पॉसिबल होते हैं, ट्रांजिशंस विच आर पॉसिबल, ठीक है। तो हमको पता है कि हमारा जो इसके लिए सिलेक्शन रूल है वो +-1 है।
ठीक है, यानी कि केवल एक 0 से 1 या तो ट्रांजिशन होगा, या 1 से 2 या 2 से 3। और प्लस जो है वो हमको क्या बताता है, एब्जॉर्प्शन, हमारा जो है एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और माइनस जो है वो हमारे को एमिशन के बारे में बताता है। तो हम जो है +1 का ही ज़्यादा जिक्र करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको देखना है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ जो ट्रांजिशन है उसके बारे में पढ़ें। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन, जो कि हम न्यू जे जिसको हम बोलें। ठीक है, तो वो जो है किस हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। अगर हमारा जो है डेल जे हम कह रहे हैं सिलेक्शन रूल, वो +1 है, यानी कि जे डैश माइनस जे डबल डैश है। अब यहाँ पर जे डैश सपोज जे है और जे डबल डैश जे +1 है, यानी कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है जे से जे +1 हो रहा है। ठीक है, तो जो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे फ्रीक्वेंसी का न्यू जे का, तो वो क्या हो जाएगा, न्यू जे +1 माइनस न्यू जे। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम क्या निकाल रहे हैं, न्यू जे, ये किसके बराबर है, न्यू जे +1 माइनस न्यू जे। ठीक है, तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा, जे +1 जे +2 माइनस बी जे +1 हो जाएगा। इसको अगर हम खोलेंगे तो हमारे पास बी जे +1 जो है कॉमन है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, जे +2 माइनस जे बच जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जे +1, और ये जे कट जाएगा इंटू 2, तो दिस इज 2b जे +1। तो ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन है उसका मान हमारा 2b जे +1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की बात करें तो हम देखेंगे कि जब हमारा J = 0 है, J = 1 है, J = 2 है, 3 है और 4 है, तो हमने कैलकुलेट किया था कि इसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, इसकी 2b आती है, और फिर 6b, 12b एंड 20b। ओके, तो हमारा अगर अब 0 से 1 ट्रांजिशन है तो हमारी यानी कि एनर्जी क्या हो जाएगी, 2b माइनस 0, और ये 2b हो जाएगी। जब हमारा ट्रांजिशन कहाँ है, 1 से 2 है, तो 6b माइनस 2b = 4b। फिर हम थर्ड ट्रांजिशन लें अगर 2 से 3 वाला, तो वहाँ पर क्या 12b माइनस 6b = 6b। And if we see this transition J3 to J4, so this will be 20b minus 12b and that is equal to 8b। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो क्या है, सब में 2b है। तो अगर हम इंटेंसिटी और ये हमारा जो वेव नंबर है जिससे हम पढ़ रहे हैं इसके बीच में ग्राफ खींचें, तो हम देखेंगे कि सारे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट हैं, और सबके बीच की जो दूरी है वो क्या है, 2b। ये आपका 0 to 1 है, ये 1 to 2 है, ये 2 to 3 है, ये 3 to 4 है, और ये 4 to 5 है। सबके बीच की जो डिफरेंस होगी वो 2b होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम आप बता सकते हैं कि रोटेशनल जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो वो माइक्रोवेव रीजन में
जो रेडिएशंस हैं वो उसको प्रोड्यूस करती हैं, और जो डिफरेंट हमारे जो रोटेशनल क्वांटम नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, उससे अगर हम एनर्जी या वेव नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो 0, 2b, 6b, 12b, और इसके लिए जो हमने फॉर्मूला हम लेते हैं वो हमारा क्या है, BJ+1। इससे हम कैलकुलेट करते हैं EJ वेव नंबर में, सेंटीमीटर इनवर्स में, है ना। और जो हमारा फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस आता है जब ट्रांजिशन होता है एक लेवल से दूसरे लेवल में, तो वो क्या आता है, 2B×J+1। तो बच्चों इस प्रकार से हम रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। थैंक यू।